दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल योजना पॉइंट पर। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर आया हूं जो कि है एफपीओ। आज हम एफपीओ के बारे में जानेंगे, जिसे हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में किसान उत्पादक संगठन कहते हैं। हम इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। एफपीओ के बारे में आप लोग भी बहुत कुछ जानते होंगे, बहुत सारी जगहों पर आपने पढ़ा होगा या ऑनलाइन वीडियोस भी देखे होंगे जिनमें आपको एफपीओ के बारे में बताया गया है। एफपीओ के बेनिफिट्स तथा एफपीओ के पंजीकरण की प्रक्रिया को बताया गया होगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जो असल फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं उसके बारे में, और जो आपको जो है पंजीकरण की कौन सी प्रक्रिया सबसे बेस्ट होने वाली है, ऑनलाइन या ऑफलाइन में से, और किस प्रक्रिया में आपका खर्च कम लगेगा और टोटल कितना समय लगने वाला है पंजीकरण करवाने में, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखें, और उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम एफपीओ के बेनिफिट्स से। दोस्तों आजकल मानसिकता बन गई है कि खेती एक घाटे का सौदा है, जो कि बिल्कुल सही भी है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बाज़ार में खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं वो दुकान से बिकती हैं और काफ़ी महंगी होती हैं, लेकिन बनती वो किसान के द्वारा उत्पादन से ही है। जो किसान का उत्पादन होता है वो काफ़ी सस्ते में बिकता है, जो अनाज बिकता है वो काफ़ी सस्ते में जा रहा है, लेकिन वही चीज़ हमको जब किसान को ख़रीदना पड़ता है तो काफ़ी महंगा मिलता है। तो सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि इसका कारण क्या है। तो इसका सीधा उत्तर ये है कि हमारे जो किसान भाई उत्पादक तो अच्छे हैं, लेकिन उनका जो माइंड सेट है वो उद्यमी या व्यवसायी प्रकार का नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि छोटे छोटे किसान अपने खेती को व्यवसाय के रूप में कैसे देख सकते हैं। उनका थोड़ा सा माल होता है, वो उस माल को कहाँ लेकर जाएंगे। तो इसके लिए ही सरकार कॉन्सेप्ट लेके आई है एफपीओ। एफपीओ का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसान उत्पादक संगठन। छोटे छोटे किसान अगर एफपीओ से जुड़ते हैं तो संगठन के पास माल भी ज़्यादा हो जाएगा और मार्केटिंग करने के लिए मैन पावर भी ज़्यादा हो जाएगा। मार्केटिंग के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्कीम्स में उनको प्रॉफिट मिलने लगेगा। हम आगे इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे बड़ा जो फ़ायदा हम किसानों को मिलने वाला है, तो किसानों को व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार द्वारा 15 लाख का लोन दिया जाता है, जो कि बहुत ही कम ब्याज दर पर मिलता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो किसान के लिए योजनाएं आती रहती हैं उसमें एफपीओ को आजकल प्रायोरिटी दी जा रही है, यानी प्राथमिकता दी जा रही है। तो किसानों से संबंधित जो भी योजनाएं चलती रहती हैं उनकी जानकारी संगठन के मेंबर्स को आसानी से मिलती रहेगी, जबकि एक साधारण किसान को योजना का लाभ तो छोड़िए, उसको उसकी पूरी सारी जानकारी ही नहीं मिल पाती है। तीसरा जो डायरेक्ट फ़ायदा है वो ये है कि इस योजना में जुड़ने वाले जो किसान होते हैं वो छोटे या सीमांत किसान होते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है। तो ऐसे कृषकों की बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जो दूर हो जाती हैं। जैसे कि एक छोटे किसान को ट्रैक्टर एवं मशीनरी लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, तथा किराए पर कार्य कराने के लिए उनको खूब जेब ढीली करनी पड़ती है। लेकिन एफपीओ जो कि एक संगठन बन जाता है, उसमें जुड़ने के बाद ट्रैक्टर मशीनरी एफपीओ के नाम से ख़रीदा जा सकता है। सभी लोग मिलकर, छोटे छोटे किसान मिलकर एफपीओ बनाएंगे और एफपीओ के नाम से एक ट्रैक्टर और मशीनरी खरीद सकते हैं, और सभी लोग यूज कर सकते हैं। जो उसमें मेंबर्स जुड़े होते हैं वो सभी आपस में यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा एफपीओ को ट्रैक्टर पर तथा मशीनरी पर एक अच्छी खासी सब्सिडी भी मिलती है, जो कि 70 से 80% तक सब्सिडी मिल जाती है। और यह कि एक मशीनरी का जो सेट होता है सभी जुड़े मेंबर यूज कर पाएंगे और अपना लागत, जो खेती में लागत है, उसको कम कर पाएंगे। अगला फ़ायदा डायरेक्टली रूप से अगर देखा जाए तो जो लेवी होते हैं उन पर धान, गेहूं या अन्य चीज़ें जो एमएसपी पर बेचने के लिए आसानी हो जाएगी। एफपीओ में जुड़ने के बाद कई सारे किसान एक साथ माल को लेके जाकर लेवी पर बेच सकते हैं और एमएसपी पर बेच सकते हैं, जबकि छोटे छोटे किसान थोड़ा सा माल होने के कारण ले नहीं जा पा रहे हैं, और उनका एक साथ जाने के कारण उनका कॉस्ट भी बच जाएगा, ट्रैक्टर ट्राली का या ढुलाई का खर्च भी बच जाएगा। अगले पॉइंट की बात करें तो एफपीओ से जुड़ने के बाद आपको मशीनरी, जैसा कि अभी जस्ट मैंने बताया, उसी प्रकार बीज एक साथ खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी तथा लाने ले जाने का खर्च भी बच जाएगा। इसी प्रकार उर्वरक, कीटनाशक और अन्य जो भी इनपुट्स हैं उन पर भी
खर्च कम करके लागत को कम किया जा सकता है। इसके अलावा सिंचाई की बहुत सारी योजनाएं चलती रहती हैं, जैसे कि माइक्रो इरिगेशन और मैक्रो इरिगेशन के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। तो वो एक साधारण किसान को डायरेक्ट रूप से कोशिश करने पर नहीं मिल पाती हैं। इसके अंतर्गत जैसे कि बोरिंग, पाइप, सोलर पंप है, ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर की किट है, इन सब पर एक अच्छा खासा सब्सिडी वाली स्कीमें चलती हैं, अच्छी खासी सब्सिडी मिलती हैं। तो ये साधारण किसानों को दौड़ने भागने पर बड़ी मुश्किल से ही मिल पाती हैं, परंतु यदि आप एफपीओ से जुड़ जाते हैं तो आपको इन सभी योजनाओं में प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यदि कई छोटे किसान मिलकर कुछ अलग उत्पादन करना चाहते हैं, जैसे कि फूलों की खेती, मसालों की खेती, मछली, बतख, मुर्गी और मशरूम हो गया, फलों की खेती एवं सब्जियों की खेती अगर करना चाहते हैं तो संगठन से जुड़ने के बाद आपको इनपुट्स पर कई सारी योजनाओं के तहत सब्सिडी मिलती रहेगी तथा तालाब बनाने के लिए भी सब्सिडी मिल जाएगी। और जो इसके बाद उत्पादन करने के बाद सबसे बड़ी परेशानी आती है मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग करने के लिए कई सारे किसान जो जुड़कर एफपीओ बनाएंगे, एक संगठन बनाएंगे, उस संगठन के माध्यम से आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। और क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, आपके पास माल ज़्यादा होगा, तो आपको प्लेटफॉर्म मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आप अपनी लागत को मिनिमाइज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज बचा सकते हैं। सभी किसानों को अलग अलग मार्केट में नहीं ले जाना पड़ेगा, अपने माल को एक साथ ले जा सकते हैं, तो इसमें आपको कॉस्ट बच जाएगा तथा आपको सेल करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा सरकार बहुत सारी प्रदर्शन योजनाएं चलाती रहती है, जिसमें सभी इनपुट्स पर यानी कि बीज, उर्वरक और दवाओं पर 80 से 100% की छूट मिलती है और इसमें एफपीओ को प्राथमिकता दी जाती है। हमारे जो कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी, आपके बीज भंडार पर या फिर जो केवीके होंगे, कृषि विज्ञान केंद्र, उन पर जो कर्मचारी होते हैं उनको टारगेट मिलता है कि एफपीओ को पकड़कर उनको जो है योजनाओं का लाभ दिया जाए सबसे पहले। तो इसलिए वो आपसे खुद ब खुद मिलकर आपको योजनाओं के बारे में बताते रहेंगे और उसका लाभ आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा संगठन द्वारा कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट बनाई जा सकती है, जैसे कि फ्लोर मिल, राइस मिल, मशरूम फार्म या पोल्ट्री फार्म और भी कई सारी फार्म बनाए जा सकते हैं और सभी मेंबर मिलकर काम करते हैं इसमें। तथा सब्सिडी के साथ साथ जो उत्पादन होगा वो लोकल मार्केट में कम दाम पर ना बेचकर आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, अच्छे दाम पर आपका माल जाएगा और सभी मिलकर एफपीओ के माध्यम से विक्रय कर सकते हैं। ओवरऑल अगर फ़ायदे की बात करें तो एफपीओ से जुड़ने के बाद आप सभी किसानों को कर्मचारियों से सभी प्रकार की स्कीम्स की जानकारी मिलती रहेगी तथा हर प्रकार की सब्सिडी आपको उपलब्ध होती रहेंगी, क्योंकि एफपीओ को हर प्रकार की सब्सिडी मिलने के लिए सरकार द्वारा खुद ही टारगेट फिक्स किए जाते हैं। इसलिए आपको उसमें कर्मचारियों से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आपको देने के लिए तैयार रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्या पात्रता है, क्या एलिजिबिलिटी है एफपीओ का सदस्य होने के लिए या एफपीओ से जुड़ने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है आप भारतीय होने चाहिए, आप भारत मूल के होने चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है वो है कि लघु या सीमांत किसान यानी कि 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन वाले ही इसके सदस्य हो सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि इसमें 11 सदस्य मिनिमम होने चाहिए, कम से कम 11 सदस्य होने ज़रूरी हैं इसके लिए। और इसमें से 10 नॉर्मल सदस्य होंगे तथा एक चेयरपर्सन या लीडर होगा। अब हम बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ, जो कि है इसका पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है या गठन का क्या प्रक्रिया है और इसमें कौन कौन सी मूलभूत आवश्यकताओं की ज़रूरत होगी तथा आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से इसमें लगने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं हम कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगेंगे इसमें। तो इसमें सभी सदस्यों के पैन एवं आधार की फ़ोटो कापी लगने वाली है, पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ लगने वाले हैं तथा सभी सदस्यों की बैंक पासबुक की फ़ोटो कापी लगेंगी। इसके अलावा हमें कंपनी का प्रस्तावित नाम देना होगा और कम से कम 3 नाम प्रस्तावित करने होंगे। उसके बाद रजिस्ट्रार या आप लोगों के द्वारा उसमें से एक फाइनलाइज करना होगा, जो कि बाद की प्रक्रिया है। और इसके अलावा सभी सदस्यों का आय प्रमाण पत्र चाहिए होगा और कंपनी के प्रस्तावित कार्यालय, जहां पर आप कार्यालय फिक्स करने जा रहे हैं,
उसका कोई एक साक्ष्य होना चाहिए, यानी कि रजिस्ट्री या किराया का एग्रीमेंट होना चाहिए, या फिर बिजली या टेलीफोन का बिल होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तथा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की प्रतियां होनी चाहिए। ये दोनों प्रतियां आपको एक अच्छे सीए के पास से मिल जाएंगी। और पंजीकरण करवाने की जो प्रक्रिया है उसके लिए आपको एक सीए से ही मिलना पड़ेगा, और इस कार्य हेतु लगभग 40,000 रुपये का व्यय आएगा। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि 40,000 रुपये का व्यय कम से कम यहाँ पर, और 1 लाख की पूंजी यानी 1.5 लाख रुपये मिनिमम आपको पहले तैयार कर लेने चाहिए सभी लोग मिलकर। उसके बाद ही आप प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लें कि एफसीओ एक कंपनी होती है और इसको कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है। इसके लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं भी होती हैं, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण है न्यूनतम प्रदत्त पूंजी जो होगी आपकी 1 लाख रुपये होगी, यानी कि आपका कैपिटल जो होता है वो 1 लाख रुपये आप सभी लोगों को मिलकर जमा करना होगा। उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। दोस्तों, ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में बताना चाहूँगा कि जो इनाम ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाने के बाद हम देख सकते हैं कि वहाँ पर दिया गया है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों से मिलने के बाद जो मेंबर्स हैं उनसे मैं मिला हूँ, और उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण के लिए उन्होंने अप्लाई करने के बाद 3-4 महीने तक उनको कोई रिस्पांस नहीं मिला है। उसके बाद उन्होंने एक सीए से संपर्क किया है और उनका पंजीकरण आराम से हो गया है। लेकिन ऑफलाइन पंजीकरण यानी कि सीए के माध्यम से पंजीकरण में भी 3-4 महीने का समय लग रहा है, और कम से कम 40,000 से 50,000 रुपये स्टाम्प का और सीए का खर्च आ जाता है। पंजीकरण करवाने हेतु सीए से मिलने के बाद आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपको पंजीकरण की चरणबद्ध जो प्रक्रिया है उसको जान लेना ज़रूरी है। तो एफसीओ सबसे पहले सीए क्या करता है, एफसीओ का जो नाम होते हैं, आप 3 नाम तैयार करते हैं, उनमें से एक के अनुमोदन हेतु रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में प्रार्थना पत्र दाखिल करता है और उसमें से एक नाम फाइनलाइज करवाता है, और उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर कॉपी हेतु एक प्रार्थना पत्र देता है। उसके बाद सीए के द्वारा ही कंपनी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तथा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार करता है, और निदेशकों की सहमत का पत्र भी सीए आप सभी से भरवाता है। उसके बाद सीए अपने स्पाइस के माध्यम से पंजीकरण हेतु आवेदन करता है। आवेदन करने के उपरांत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद अगर उसको लगता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो वो कई सारे डॉक्यूमेंट कंपनी के नाम इशू करता है, जिसमें से मैं आपको बताना चाहूँगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। नंबर 1, कंपनी के पंजीकरण का प्रमाण पत्र यानी कि पंजीकरण का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। दूसरा, कंपनी का DIN यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तीसरा जो है वो परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन। और चौथा जो है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर यानी कि टैन। और उसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी का बीमा, कंपनी का बैंक खाता संख्या, ये सारे चीज़ें कंपनी के नाम से इशू होके आएंगी। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि जो आपका एफपीओ होगा वही एक कंपनी है। मैं उसी कंपनी की बात कर रहा हूँ, उसी के नाम से सब चीज़ें इशू होके आएंगी और ये एक कंपनी होगी। दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं सरकार क्या मदद करेगी आपको एफपीओ बनाने के लिए। तो एफपीओ बनाने के लिए सरकार जो है कृषक उत्पादक संगठनों का गठन एवं प्रोत्साहन नामक एक योजना चला रही है, जिसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 10,000 एफपीओ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत जो भी एफपीओ गठित होंगे उनके गठन से लेकर अगले 5 वर्ष तक हैंड होल्डिंग सपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है सरकार द्वारा। तथा जो भी आपके अकाउंटेंट होंगे या कंपनी के सीईओ होंगे उनका वेतन और इसके अलावा कार्यालय किराया तथा साज सज्जा में जो खर्च होगा और जो कंपनी का पंजीकरण होने में जो अभी मैंने बताया है कि इतना व्यय आएगा 40 से 50,000 रुपये, यह भी वो इसी योजना के अंतर्गत वहन किया जाता है सरकार द्वारा। और एफपीओ के प्रति सदस्य को 2,000 रुपये की दर से मैचिंग इक्विटी ग्रांट की व्यवस्था भी की जाती है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है, एफपीओ को 15 लाख रुपए से 2 करोड़ की सीमा तक का ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी की सुविधा में मिल रही है। दोस्तों, मैंने भरसक प्रयास किया है कि आप लोगों को एफपीओ के बारे में संतुष्ट कर सकूं और आपकी सभी क्वेरी का जवाब मैं दे पाऊं, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई ना कोई पॉइंट छूट गया हो,
तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी पॉइंट जो मैं नहीं बता पाया हूँ, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, या फिर आप अपने ज़िला स्तर पर तैनात नाबार्ड के ज़िला विकास प्रबंधन में भी संपर्क कर सकते हैं। और किसान भाई जो एफपीओ के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो अपने जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और वहाँ से आपको जो है पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। दोस्तों, मैं शैलेंद्र सिंह आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी ही सारी योजनाएं के बारे में जानकारी पाने के लिए योजना पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, जिससे हम आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह जा रही है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।